अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर आकिब इलियास। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ। सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर क्राइम की। चूँकि पहले हमारी हेडिंग है कंप्यूटर क्राइम। कंप्यूटर क्राइम से क्या मुराद है? यानी कि ऐसा क्राइम जो ऑनलाइन प्रैक्टिसेस के ज़रिए से किया जाए। ठीक है, ऑनलाइन क्राइम किया जाए, उसके साथ आपकी ऑनलाइन हैरेसमेंट हो सकती है, ऑनलाइन साइबर बुलिंग हो सकती है, या इस तरह के और बेशुमार क्राइम्स जो कंप्यूटर की मदद से किए जाएं या ऑनलाइन किए जाएं, उन्हें हम कंप्यूटर क्राइम की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। अब कंप्यूटर क्राइम की और कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी की जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 45% है। थेफ्ट ऑफ हार्डवेयर, इसकी परसेंटेज जो कैटेगराइज की गई है डेट इज 10%। थेफ्ट ऑफ टाइम एंड सर्विस, इसकी ऑलमोस्ट 12% है। एंड वायरसेस और कंप्यूटर वायरसेस की ऑलमोस्ट 33% है। इस तरीके से साइबर क्राइम या कंप्यूटर क्राइम की कैटेगरी को इस तरीके से कैटेगराइज किया गया। ठीक है, यानी कि इतने पार्टीशंस बनाए गए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी बेसिकली किसी ओनर की चीज को यूज किया, उसको बगैर प्रॉफिट दिए। ठीक है, आपने अब लेट्स से कोई चीज़ मेरी बनाई हुई है, आप उसको यूज़ करते हैं बगैर मुझे या तो क्रेडिट दिए या तो मुझे बगैर उसके प्रॉफिट दिए। ऑब्वियसली जब कोई कंपनी या जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट बनाती है तो क्या उसकी डिमांड होती है कि उसके ज़रिए से हमारा बिजनेस चले, उसके ज़रिए से हमारा जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज है एक्सेट्रा जो भी खर्चे अखराजात हैं वो चलते रहें। तो जब हम कभी इस तरह की चीज़ को डिनाई करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसका प्रॉफिट देने से डिनाई करते हैं, तो इस तरह की जो कैटेगरी आती है वो सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर आती है, जो कि अपने पास 45% का रेशियो रखती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि थेफ्ट ऑफ हार्डवेयर। साइबर क्राइम या कंप्यूटर क्राइम किस तरीके से पॉसिबल है? हार्डवेयर की जो रीलोकेशन है, यानी हार्डवेयर आप किसी को देते हैं, आप चेंज करते हैं या आप किसी के पास लेकर जाते हैं। जैसे हमारे पास किसी हार्डवेयर के अंदर अगर कोई मसला आता है, हम दुकानदार के पास चले जाते हैं या हम कहीं और चले जाते हैं या हम अपने कंप्यूटर्स की डिवाइसेस को चेंज कर रहे होते हैं, तो ये हार्डवेयर जो भी हो सकती हैं हमारे पास यूजुअली क्या होती हैं? फ्लॉपी डिस्क। क्यों फ्लॉपी डिस्क होती हैं? या अगर मैं इसको आसान लिखूं तो मेमोरीज क्यों होती हैं? क्योंकि इसी के अंदर यूजुअली हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। इसी वजह से हमारे पास ये हार्डवेयर का रद्द-बदल या हार्डवेयर के अंदर की कोई खराबी या हार्डवेयर को कोई शफल करना हमारे लिए ये भी साइबर क्राइम का बाइस बन सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई थेफ्ट ऑफ टाइम एंड सर्विसेज कैसे है। इसका रेशियो है ऑलमोस्ट 12%। अब जब कभी हमारे पास कोई भी खराबी आएगी कंप्यूटर के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारा उसको सही करने में या उसको ट्रबल शूट करने में हमारा टाइम वेस्ट होगा, यानी उसको डिबग करने में टाइम वेस्ट होगा। टाइम और सर्विसेज दोनों का ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर भी कंप्यूटर क्राइम के अंदर आ रहा है। अगर लेट्स से मिसाल के तौर पर इसको मैं और समझा सकूं, तो अगर आप किसी के लिए ये काम करते हैं, यानी हैकिंग का काम या एक्सेट्रा, एथिकल हैकिंग एक्सेट्रा, तो क्या होगा कि आप वो कैटेगरी भी आपके थेफ्ट ऑफ टाइम सर्विसेज में जाएगी कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जो कि एक अकॉर्डिंग टू लॉस मेंशन है, जो लॉस के तहत फिर आप पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, डेट इज वायरसेस। वायरसेस का एक बहुत बड़ा रेशियो 33% है। ये होता क्या है? बेसिकली ये होती हैं ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन किस चीज़ की? ऑल्ट्रेशन की जाती हैं ये आपकी फाइल्स में या आपके डेटा के अंदर। ठीक है, ऑल्ट्रेशन होती है, यानी ऑल्ट्रेशन से अगर मैं और आसान कह सकूं, बता सकूं, तो इसको हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रॉय कर देगा। किसको डिस्ट्रॉय कर देगा? हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय कर देगा वायरस। जब कभी कोई भी चीज़ बीच में आ जाएगी, वो चीज़ जो मिलिशियस होगी, जो हमारे लिए अनवांटेड होगी, वो हमारी फाइल्स को
खराब करेगा। अब हम वायरस की कुछ कैटेगरीज को देख लेते हैं। वायरसेस की कैटेगरीज, यहां पर सबसे पहले हमारे पास आता है वॉर्म। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म दरअसल अपने पास ये एक ऐसा वायरस है जो डेटा की कॉपीज बना लेता है। ठीक है, खुद से ही डेटा की कॉपीज बना लेता है और उसको जाके स्टोर करता रहता है फ्लॉपी डिस्क यानी मेमोरी के ऊपर। ठीक है, दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है इसकी ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स बेसिकली क्या है? ट्रोजन हॉर्स आपके फाइल और डेटा के दरमियान एज अ मिडल काम करता है। अब ट्रोजन हॉर्स की कैटेगरी किस तरीके से देखी जाती है? मिसाल के तौर पर हमारे पास आजकल बहुत सारी ऐसी गेम्स मौजूद हैं जो गेम्स दिखने में या बज़ाहिर अच्छी नज़र आ रही होती हैं कि यहाँ से कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ हमें यूज़फुल होंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन बाज़-औक़ात क्या होता है कि वो अनऑथराइज़्ड होने की वजह से हमारा डेटा जो है मैलिशियसली ले रही होती है हमारे डेटा हमारे मोबाइल के अंदर से। चूँकि आपने जब कभी देखा होगा कि जब कभी हम गेम्स को इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी परमिशंस हमें अलाउ करनी पड़ती हैं, यानी उसे बताना पड़ता है कि हम एक्सेप्टेबल हैं आप जो भी हमारा इसमें से सर्टेन डेटा लेना चाहें, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, इमेजेस हो गई और इस तरह की बेशुमार परमिशन, नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा। तो वो हम परमिशन खुद ही अलाउ कर देते हैं। अब हमारे पास वो गेम्स क्या हैं, वो इजीली अगर वो अनऑथराइज हैं, अनऑथेंटिक हैं, तो वो हमारे डेटा को ले सकती हैं। और इस तरह का जो अटैक या इस तरह का जो वायरस होता है वो ट्रोजन हॉर्स की कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद है हमारे पास टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब क्या है? जैसे कि नाम से जाहिर है, टाइम बॉम्ब को हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं या इसका दूसरा नाम है लॉजिक बॉम्ब। टाइम बॉम्ब या लॉजिक बॉम्ब से क्या मुराद है? यानी ऐसे ऐसे वक्त पे उस वायरस का अटैक होना जब उसका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ, जैसे एक बॉम्ब होता है ना, बॉम्ब की कुछ ड्यूरेशंस होती हैं, सेम इसका भी यही प्रिंसिपल है कि अगर लेट से 5 सेकंड का टाइमर है तो 5 सेकंड के बाद ही उसने ब्लास्ट होना है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास टाइम बॉम्ब की भी यही कैटेगरी है कि इसको जब फिट कर दिया जाता है, फाइल्स टू फाइल्स जब ट्रांसफर किया जाता है, तो जब फाइल्स का पूरा डेटा डाउनलोड हो जाता है, पूरा इंस्टॉल हो जाता है, उसके वक्त ही इसने अटैक करना है। और अटैक हो सकता है कि अगर हार्ड वायरस है तो वो कंप्लीटली बैक वक्त अटैक कर देगा, वरना अगर जो है हमारे पास कुछ वायरसेस जो होते हैं वो टाइम टू टाइम डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है फाइल इन्फेक्टर। फाइल इन्फेक्टर से क्या मुराद है? फाइल इन्फेक्टर एक ऐसी वायरस की कैटेगरी है जो करती है कि फाइल टू फाइल वायरसेस को ट्रांसफर करती है। फाइल टू फाइल होता कैसे है? जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई आपने फाइल डाउनलोड की, ठीक है, उस फाइल को डाउनलोड करके जैसे ही आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, हम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो इस इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम टू प्रोग्राम जो फाइल का ट्रांसफर होना है, उस तरह के वायरसेस को हम कहते हैं फाइल इन्फेक्टर। इसके बाद हमारे पास है मैक्रो वायरसेस। मैक्रो वायरसेस ये ऐसा वायरस है जो हमारे पास किसी एप्लीकेशन पर, यानी कि हम यूं ले लेते हैं कि यूटिलिटीज प्रोग्राम्स पर अटैक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम्स या फिर यूटिलिटीज के प्रोग्राम पर अटैक करते हैं। ऐसे वायरसेस को हम मैक्रो वायरसेस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं बूट सेक्टर वायरस। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास कुछ, आपने देखा होगा कि कुछ यूएसपीज होती हैं जिन्हें स्पेसिफिक रख दिया जाता है, पर्टिकुलरली वो होती हैं हमारे पास बूटिंग के लिए, यानी कंप्यूटर की विंडोज जब करवाई जाती है तो उसके लिए एक अलग से यूएसपी होती है जो सिर्फ उस बूटिंग का काम को परफॉर्म करती है। बूटिंग दरअसल होता क्या है, आपके कंप्यूटर को स्टार्टअप करना, ठीक है,
शॉर्ट में स्टार्टअप। आपके कंप्यूटर को स्टार्ट देना, अगर जब वहीं पर ही किसी चीज का अटैक हो गया होगा या वहीं पर ही उस बूटिंग फाइल के अंदर ही कुछ ना कुछ मेलिशियस डेटा मौजूद होगा, तो वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेमोरी के अंदर जाएगा और आपकी मेमोरी से सारा डेटा रिलोकेट कर देगा। अगर बिलफर्ज वो डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या है, वो अगर डायरेक्ट ट्रांसफर है तो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, जिस तरीके से डार्क वेब का कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हमारे पास डेटा की जो है ट्रांसफिकेशन हो रही होती है। बेसिकली ये वायरसेस की तमाम कैटेगरीज थी। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इस वायरस से बचेंगे कैसे। ठीक है, प्रिवेंटिंग वायरसेस। प्रिवेंटिंग वायरसेस के अंदर जो सबसे एक चीज आती है, यानी वायरस को लड़ने के लिए, वो होता है एंटी वायरस। यानी कि अब जो वायरस हमारे पास आया उससे लड़ने के लिए जो चीज या जिस जिस उस चीज को जो हम नाम देंगे उसको कहा जाएगा एंटीवायरस। अब एंटीवायरस आपके पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, थर्ड पार्टी एप्स मौजूद हैं। लेकिन अगर आपके पास विंडोज मौजूद है, विंडोज स्पेशली 10 11 10 तो चूंकि सपोर्ट खत्म हो चुकी है अक्टूबर के अंदर, तो अब जो है हमारे पास 11 मौजूद है। तो 11 की अगर आपके पास ऑफिशियल विंडो मौजूद है तो उसके अंदर हमारे पास पहले से ही वायरस डिफेंडर आता है, यानी एंटीवायरस पहले से ही मौजूद होता है। उस डिफेंडर का काम क्या है, उस एंटीवायरस का काम क्या है कि वो आपके आने वाली फाइल जो भी मेलिशियस होगी उसके लिए आपको अलर्ट भेजेगा, आपको पहले से अलर्ट कर देगा कि ये फाइल मेरे पास आई है, इसको आपने रखना है, ये रिफ्यूज करना है। जो भी आपने उसके साथ एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी वो वायरस डिफेंडर आपको बतलाएगा। तो हमें उसके अंदर हमें कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने वो सारी चीजें डिस्कस की जो कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, यानी हमारे डेटा के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। अब उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, एक तो एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे, अगर नहीं है तो थर्ड पार्टी का सहारा लेंगे। ठीक है, नहीं तो उसके अलावा हम कंप्यूटर की सिक्योरिटी को भी हम इस तरीके से रखेंगे कि हमारा डेटा कहीं से लीक ना हो जाए। ठीक है, हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कहीं से आउट ऑफ सोर्स ना हो जाए। तो होता क्या है, हमारे पास पहले हेडिंग है फिजिकल एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस। यानी कि फिजिकल एक्सेस से क्या मुराद है, फिजिकल से मुराद जो चीज हमें नजर आती है, जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, इसकी हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, यानी कि हम उसको ही अलाउ करें जिसके लिए ये चीज जरूरी है। मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर मैं बात करूं ये एक मार्कर्स की, तो ये मार्कर्स इस वक्त मेरे लिए एलिजिबल हैं कि मैं इनको इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, आप एज ए स्टूडेंट आपके पास पेन, रजिस्टर और ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। तो अब ये क्या हो गया कि ये फिलहाल मैनेजमेंट की तरफ से हम एज्यूम कर लेते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि मार्कर्स का पाउच जो है सिर्फ टीचर के पास होगा और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे वापस मैनेजमेंट तक पहुंचा दे। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है हमने फिजिकली चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन रखनी है कि कहाँ पर चीज़ें जानी चाहिए, किस किस को एक्सेसिबल होनी चाहिए और कहाँ तक मौजूद होना चाहिए। इसके साथ हमारे पास कुछ चीज़ें यूज होती हैं जिसको हम कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से होता यह है कि दो दो या दो से ज्यादा तरह के हम लॉक्स लगा देते हैं अपनी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, अपने पर्सनल डेटा के ऊपर, जैसे कि हमारे पास गूगल के अकाउंट्स हैं, ठीक है, डिस्कॉर्ड के अकाउंट्स हैं, गिटहब है, लिंक्डइन है, एक्सेट्रा, जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हम उसके ऊपर भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, जिसकी मदद से हमारी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रहेगी और बहुत कम चांसेस हो जाएंगे या बहुत रेयर चांसेस हो जाएंगे कि हमारा डेटा हमारे सराउंडिंग से बाहर जा सके। ठीक है, तो यही चीज़ आगे हमारे पास पासवर्ड्स है। ठीक है, हमने अपने पासवर्ड्स को इतना स्ट्रांग रखना है कि वो जो है आसानी से हैक ना हो सके। अब पासवर्ड स्ट्रांग रखने का क्या मुराद है, आपने देखा होगा कि जब कभी हमारे पास कोई इस तरह की जगह पर, जैसे मिसाल के तौर पे गूगल का पासवर्ड हम देख लेते हैं। गूगल का पासवर्ड जब कब हम लगा रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ सजेशंस आती हैं। क्या होती हैं कि आपके पास अल्फ़ाबेट होना चाहिए, आपके पास लेटर्स होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और इस तरीके के कोई कैपिटल होना चाहिए, कोई स्मॉल होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक पासवर्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम थोड़ा सा
इंक्रिप्शन के प्रोसेस के अंदर है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि पासवर्ड बेसिकली हमारे पास एक इंक्रिप्टेड हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने ये पासवर्ड लगाया, ठीक है, 12.dev, मैंने ये पासवर्ड लगा दिया, ठीक है, कहीं पर भी। अब जब ये पासवर्ड लगाया जाएगा तो पासवर्ड बेसिकली इनक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है, इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट होने से क्या मतलब है कि वो एक स्पेशल कैरेक्टर्स में तब्दील हो जाता है, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स में चला जाता है। अब स्पेशल कैरेक्टर से क्या मुराद है कि ये हर एक कैरेक्टर कुछ ना कुछ नया साइन बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बेशुमार चीजें साइन बन जाएंगी। अब पासवर्ड को इस तरीके से रखने का मकसद ये होता है, इस तरीके से मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट, अभी भी ये डिफिकल्ट नहीं है, इजीली है क्या पहले, ठीक है। तो ये एक रैंडम पासवर्ड है, ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास इजीली क्रैक हो सकता है। ये होता क्या है कि यहाँ पर जब इनक्रिप्ट होगा ये एक स्पेशल कैरेक्टर्स में जाएगा, और जब कभी आप जहाँ कहीं पर लगाएंगे तो वहाँ डेटाबेस से ये डिक्रिप्ट होकर हमें मौसूल होगा, ठीक है, इनक्रिप्ट होकर डेटाबेस के अंदर चला जाता है। और जब डेटाबेस से हम रिट्रीव कर रहे होते हैं, कहीं लॉगिन साइन अप कर रहे होते हैं, तो वो डिक्रिप्ट हुआ हुआ डेटा या डिक्रिप्ट हुआ हुआ पासवर्ड वहां पर हमें उसकी मदद से हम लॉगिन या साइन अप कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से पासवर्ड्स को स्ट्रांग रखना, ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग रखना या उससे भी हार्ड रखना, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ही अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं, उसके बाद है हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर से क्या मुराद है? अब आपने देखा होगा कि हम कभी कहीं पर अपनी एप्लीकेशन भेज रहे हों या कहीं पर हम जैसे कि कुछ ट्रांजैक्शन भी कर रहे हो तो हमें एक ईमेल मौसूल होती है, ठीक है, फौरन से, ठीक। अब ईमेल का प्रोसेस क्या है, एक तो अगर हम देखें मैनुअल है, तो मैनुअल बंदा पहले उसको रीड करेगा, ट्रांजैक्शन को चेक करेगा, फिर आपको ईमेल भेजेगा। दूसरी चीज़ है ऑटोमेशन। जाहिर है अब मैनुअल के लिए इतनी सर्विस तो बंदा नहीं दे सकता कि हर एक को जवाब दे, ठीक है, ट्रांजैक्शन बैक वक्त कितनी सारी हो रही होती हैं, तो होता क्या है, ऑटोमेट की जाती हैं। जब ऑटोमेट की जाती हैं तो उसके नीचे एक डिस्क्लेमर दिया जाता है कि दिस इज अ ऑटोमेटेड जनरेशन या ऑटोमेटेड रिप्लाई, प्लीज डू नॉट रिप्लाई, ठीक है, ऑटोमेटेड ईमेल आपको की गई है, इसके ऊपर आप रिप्लाई ना दें, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हो सकता है आपको रिस्पॉन्स ना मिले। बेसिकली होता क्या है, इन तमाम चीज़ों को या ऐसी चीज़ों को हम डिजिटल सिग्नेचर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि जब हम लैब टेस्ट भी कराते हैं तो उसके नीचे भी लिखा होता है दिस इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट, दिस डजंट रिक्वायर एनी सिग्नेचर, ठीक है, तो वहां पर भी सिग्नेचर की रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये बात है कि हम ऐसा सिग्नेचर बना दें जो डिजिटली किसी कोडेड फॉर्म में चला जाए। कोडेड फॉर्म से क्या मुराद है, यानी सीक्रेट किसी की में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। सीक्रेट की क्या हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कोई पीडीएफ बनाया, पीडीएफ को मैंने इनक्रिप्ट कर दिया, कोई पासवर्ड लगा दिया। ये पासवर्ड जब तक कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं तो वो पीडीएफ के जो भी कंटेंट है उसको नहीं देख सकेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक डिजिटल सिग्नेचर भी ये होता है कि हम कुछ सर्टेन लाइंस, कुछ चीजें इस तरह की मेंशन कर देते हैं, या अगर मैं इसको आसानी से आप लोगों को समझाना चाहूँ तो इसको मैं अगर चेंज करूं, इसको थोड़ी सी डायरेक्शन, वो अगर मैं बायोमेट्रिक की तरफ ले जाऊं, तो जैसे बायोमेट्रिक के अंदर जितनी भी लाइंस हैं वो ऑलमोस्ट, बल्कि ऑलमोस्ट क्या 99.9% सब बंदों की मुख्तलिफ है, ठीक है। तो मुख्तलिफ होने की वजह से ही हमारा ये साइन, थंब साइन या कोई भी और फिंगर की साइंस बन जाते हैं हमारी शनाख्त, ठीक है, हमारी शनाख्त, हमारा लॉक, हमारा पासवर्ड, हमारी सिक्योरिटी, ठीक है। इसी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर्स भी काम कर रहे होते हैं कि कुछ तो कुछ इस तरह की चीज होती है, कुछ तो कुछ ऐसा साइन होता है जिसकी मदद से हमारे पास क्या होता है कि वो चीज हमारी इनक्रिप्ट रहती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फायरवॉल्स की, इनक्रिप्शन की एंड ऑडिट की। फायरवॉल्स बेसिकली क्या होते हैं, फायरवॉल इज द मिडल मैन, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी और डेटा के दरमियान मिडल मैन होता है, ठीक है। अब मिडल मैन से क्या मुराद है कि ये आपके आने वाले डेटा को चेक करता है कि आइदर इट इज गुड और इट इज सुटेबल सोर्स फॉर एनी अदर हार्डवेयर, तो ये आगे जाने देता है, अदरवाइज इसी को वहीं पर ही रोक कर जो है कहता है कि नहीं भाई ये डेटा मेरे लिए नहीं है या मेरे डेस्टिनेशन के लिए नहीं है,
ठीक है, फायरवॉल का सिंपल से ये काम है, यानी एक सिंपल सी बीच में बैरियर, दीवार या मीडियम, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद हमने इंक्रिप्शन देख लिया था कि इंक्रिप्शन क्या होता है, किसी भी चीज को एक सीक्रेट की में बंद कर देना, ठीक है, उसको इनक्रिप्ट कर देना, और जब वो यूज होगी तो वो डिक्रिप्ट होके इस्तेमाल की जाएगी। अब इसके बाद आती है बारी ऑडिट की। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट बेसिकली चेकअप होता है। अब चेकअप कहने हैं या फिर इसकी जो है जांच पड़ताल कहना है, या जिस तरीके से भी ऑडिट हम इसको कह सकते हैं कि हर मंथली या हर सालाना तौर पर जैसे कंपनीज के ऑडिट्स होते हैं, हम अपने सिक्योरिटी के भी ऑडिट करें। क्या मेरी हर एक चीज, क्या जो मैं हर एक चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं वो सेफ एंड सिक्योर साउंड कर रही है या नहीं? ठीक है, इस तरीके से ऑडिट्स बनाए जाने चाहिए कि हमारे पास यही कंप्यूटर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेगा हमारे डेटा के लिए। ठीक है, जब हम कभी भी ऑडिट्स बनाएंगे, अपनी सिक्योरिटीज को चेक्स करते रहेंगे, चेकलिस्ट बनाते रहेंगे, तो ये हमारे लिए ही बेटर रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइवेसी की। प्राइवेसी बेसिकली क्या होती है? प्राइवेसी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मैंने और आपने की है लेकिन किसी तीसरे बंदे को नहीं पता लगनी चाहिए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कोई डिस्कशन कर रहा हूं, अगर हमारी ये बात कोई ऐसी बात है जो इंपॉर्टेंट है हम दोनों के लिए, ये बात कहीं आउट ऑफ सोर्स हो जाती है तो ये क्या हो जाएगी? हमारी प्राइवेसी लीक हो गई है। ठीक है, इस तरह की हमारी कुछ पर्सनल प्राइवेसीज भी होती हैं। यहां पर भी हमारे पास, अगर आपने देखा हो व्हाट्सएप के ऊपर प्राइवेसी के फीचर के अंदर उसके क्या चीज मौजूद है कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लिखा हुआ होता है। ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी का फीचर है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। अब एंड टू एंड इनक्रिप्टेड से क्या मुराद है? एंड टू एंड, यहां एंड वहां एंड टू एंड इनक्रिप्शन। ठीक है, वो चीज किसी सीक्रेट की से ट्रांसफर हो रही है। अब इसमें व्हाट्सएप ये कहता है कि व्हाट्सएप को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो आपकी परमिशन के बगैर आपके डेटा को चेक करें। ठीक है, हाँ, वो अलग केसेस हैं कि हमें कोई एजेंसीज के थ्रू डेटा को मंगवाया जाए, वो अलग बिल्कुल रेयर केसेस हैं वो। लेकिन अब हम इस वक्त नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं या कॉमन केस की बात कर रहे हैं। तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड से यही मुराद है कि जो मेरी और आपके दरमियान की जो कॉन्वर्सेशन रही है, ठीक है, वो प्राइवेसी है। वो कोई थर्ड बंदा, ये थर्ड पार्टी ऐप को ये एलिजिबल नहीं है उस बात के लिए कि वो मेरी उस प्राइवेसी को चेक करे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड लॉ। अब लॉ है क्या? बेसिकली लॉ सबको पता है, एक फॉर्मल एक्टिविटी होती है किसी भी इलीगल एक्टिविटी को रिटेन करने के लिए। ठीक है, किसी भी इलीगल एक्टिविटी के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए लॉ मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने सॉफ्टवेयर पायरेसी पीछे डिस्कस किया, यानी किसी की बनाई हुई चीज को आप उसको प्रॉफिट दिए बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको क्रेडिट दिए बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर पायरेसी की कैटेगरी के अंदर आएगा। अब जब सॉफ्टवेयर पायरेसी जब आप करते हैं कि भाई अब मेरी चीज है, आप मुझे उसका प्रॉफिट नहीं देंगे, उसका क्रेडिट नहीं देंगे, तो वो चीज आप इस तरीके से पब्लिकली फैला रहे हैं। ठीक है, जिसके लिए YouTube का भी एक बहुत सख्त लॉ है, बहुत सख्त एल्गोरिथम, जिसको कॉपीराइट के नाम से हम जानते हैं। जब किसी का कंटेंट आप कहीं पर उठा कर डालेंगे विदाउट हिज और हर परमिशन, तो वो आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी के कुछ लॉज मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर ये लॉ अप्रोक्सीमेटली 1992 के अंदर बनाया गया था, जिसके मुख्तलिफ ओरिजिन्स बनाए गए, यानी कंप्यूटर क्राइम एक्ट एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी एक्ट एंड सो ऑन, इस तरह की कुछ चीजें बनाई गई, जिसको हम कह सकते हैं कि ये लेजिस्लेशंस थी। लेजिस्लेशंस को आसान अल्फाजों में लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, अब लेजिस्लेशंस तो बन गई, लॉ हर एक चीज का बन गया। आपको जैसे मोबाइल चलाने के दिया, आपको एक डिवाइस दे दी गई, अब इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे यूज करते हैं, कितना एजुकेशनल कंटेंट आप उससे एक्वायर करते हैं, कितना एजुकेशनल आप जो है अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। इसी तरीके से लेजिस्लेशंस तो बना दी जाती हैं, लेकिन रेगुलेशंस कौन करता है? रेगुलेशंस करने के लिए या तो अथॉरिटीज हमें एम्फसाइज करती हैं,
या तो हमें खुद अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कि हमारी सिक्योरिटी जो है मेंटेन रहे, वो बाहर ना जाए, उसके लिए हम खुद रेगुलेशंस को अपनाते हैं। रेगुलेशंस का मतलब है बाकायदगी से चीज़ों को मेंटेन रखना, यानी कवायद व ज़वाबित के अंदर जो ज़वाबित का लफ्ज़ है वो रेगुलेशन से सिंक करता है। अब रेगुलेशंस यही हैं कि भाई हमें पूरी सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहिए, हमें अपने हर एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लाजमी ऑन करना चाहिए, हमें जितनी भी जो वायरसेस हमारे पास आ रहे हैं उसको हमने रोकना है। कैसे रोकेंगे कि हम ओरिजिनल और ऑथेंटिक जगह से हम अपने सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करें, अपनी फाइल्स को इंस्टॉल करें, ताकि हमारे पास जो है ये वाली चीज़ें, वायरसेस वाली चीज़ें, जो मैलिशियस डेटा हमारा लीक होने का खतरा है वो ना हो सकें। हम अपने लॉस को रेगुलेट करें, ठीक है, लॉस की पाबंदी करें, और लॉस में जो जो चीज़ें मैंशनड है, जो जो एफबीआर एंड एफआईए की तरफ से जो कवायद और कवानीन मैंशनड है, उनकी पासदारी करते हुए हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करें। वरना जो है हमारे पास फिर बहुत सारे साइबर क्राइम एक्ट्स मौजूद हैं जो उसके खिलाफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अपनी प्राइवेसी को सिक्योर रखें, अपना कोई भी डेटा कहीं पर लीक होने से बचाएं। उस तरह की एप्लीकेशंस आती हैं बाज़-औक़ात, जिस तरह के वायरसेस, एंटीवायरसेस मौजूद हैं, तो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको जो है इस डेटा को लीक होने से बचाया जा सके या मैलिशियसली कहीं पर ट्रांसफर ना हो। ठीक है, यहाँ तक था आप लोग का चैप्टर नंबर 6। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।